हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपके लिए कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है दी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें मैं दानिश आपको ज्योग्राफी आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो बेसिक है या जो सिलेबस है, इसका स्ट्रक्चर मैंने स्क्रीन पे बनाया है। तो बहुत बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आएंगे कि हम पढ़ेंगे क्या और क्वेश्चन आते हैं कहाँ से ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें ज्योग्राफी का, तो दो पार्ट मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, रेदर देन इससे थोड़ा सा कम होता है। यानी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब सवाल ये है, मुद्दा ये है, सबसे पहले पढ़ने से पहले तो ये जाने कि सर पढ़ना क्या है, यानी कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और आते रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बिहाफ पे या उसके आधार पे क्वेश्चन का प्रकृति, नेचर चेंज हो जाता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिंपल किसी एक एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया या अदर एग्ज़ाम है, तो इनमें जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं वो फैक्ट होते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे पूछ देगा आपसे कि बताइए कि ये नदी का उद्गम कहाँ है भारत में, ये नदी कहाँ पर जाके गिरती है पूर्व की ओर बहने वाली, या फिर पूछ सकता है कि भारत में किस जनजाति की जनसंख्या या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जगह कहाँ पे है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वगैरह। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा भंडारण है, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा, अगर उसी चीज़ को विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के वर्ल्ड के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि जो सबसे बड़ा कौन सा कंटिनेंट है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, किस प्रकार के लोगों का निवास स्थान कहाँ पे है। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एशिया उत्तरी गोलार्ध में विश्व के कुल जनसंख्या का कितना % निवास करता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन बहुत आसान भी होते हैं। बस आपको ज़रूरत है कंसेप्ट का। तो और उसके बाद से उद्योग वगैरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो आएगा कि बताइए कौन सा किस लिए फेमस है, जैसे चुक्की का माटा किस लिए फेमस है, या फिर पूछ देगा कि भाई ये बताइए सोने की सबसे बड़ी खान, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। यातायात अगर देखें या इंडिया के रिस्पेक्ट में सेम क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ है, कौन सी कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है दोस्त। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपसे। व्यापार से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आजकल देख रहे हैं कि चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो किस ये जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है किसके साथ सबसे ज़्यादा होता है, कितना % किसी कंट्री के साथ होता है। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल में पूछ सकता है कि भाई ये बताइए कौन सा जो है अर्थव्यवस्था जो है, किस देश की अर्थव्यवस्था जो है निर्यात पे डिपेंड है, कौन सी अर्थव्यवस्था आयात पे डिपेंड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थोड़ा सा सिलेबस पे मैं चर्चा कर दूं कि क्या हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये भूगोल के इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आपको PhD नहीं करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जानना है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और हमें कैसे जवाब देना है। तो सिलेबस की बात करें हम, तो हमने 2 भाग में बांट दिया है। एक को हमने रखा है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरे को हमने कहा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को फर्दर हमने 3 भागों में बांट दिया अपने सुविधा के लिए। और भी भाग हो सकते हैं और भी इसके पार्ट्स हो सकते हैं, हम चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए आपको आसानी से समझाने के लिए ही बनाया है। तो जैसे हमने कहा भाई फिजिकल, यानी कि आप भू आकृति विज्ञान इसको कहते हैं कि आकृति से संबंधित, भारत की आकृति से संबंधित। तो उसमें अगर कहेंगे तो भौतिक जो फिजिकल है, भौतिकी है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति विज्ञान है, ये कि इंडिया या विश्व की जो कंटिनेंट्स वगैरह इनका स्ट्रक्चर क्या है, वेगनर ने क्या दिया है आपको, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है हो गया, या फिर जो है जिग्सा फिट थियरी हो गया, या फिर जो है टेक्टोनिक प्लेट थियरी हो गए। तो ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया। इंडिया जो है किसका पोर्शन हुआ करता था, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, ये सब जो कैसे दक्षिण भारत में जो मिट्टियों का निर्माण है,
क्यों जो है काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण में, क्या कारण है हमारे उत्तरी भारत में जो है मिट्टी पाई जाती है, इसका रंग धूसर होता है, उसकी काली होती है। तो ये सारी चीज़ें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे यानी कि भारत और विश्व दोनों के आधार पे हम पढ़ेंगे। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जिसको हम कहते हैं जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि जो टिड्डा दल भी आया है ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित होता है। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन आता कैसे हैं, क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। ये आज का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। लेकिन अब ये मत कहिए कि ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में आता नहीं है या कैसे ये टिड्डा पूछ दिया है और जलवायु जोड़ दिया। तो ये सारे पुराने जो तरीके होते थे, जो फैक्ट रट लिया, रट के जगह एग्ज़ाम में रटी रटाई आई, सॉल्व कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब आपके पास कंसेप्ट होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो क्लाइमेटोलॉजी हम इंडिया का भी पढ़ेंगे कि भारत का जलवायु कैसा है, कहीं पे ठंडी या बर्फ़ भी पड़ता है, कहीं पे देखते हैं तो हमें वर्षा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या है, क्यों ऐसा है, कहीं पे जो है मानसून कब शुरू होता है, कहीं गर्मी है, रेगिस्तान, ये सारी चीज़ें। वर्ल्ड में भी हम देखेंगे कि कहीं पे क्या ऐसी सिचुएशन है। ओशियनोग्राफी की बात करें समुद्र विज्ञान में तो भारत भी जाहिर से आप जानते होंगे कि पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा और पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी, और जब भारत के दक्षिण में जाएंगे तो हिंद महासागर मिलेगी। तो जो समुद्र विज्ञान है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। अभी रीजनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आप देखेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन जो अमेरिका का एक दिया हुआ शब्द है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहीं ना कहीं एक फ़ाइट कर रहे हैं। तो इसका रीजनल इम्पॉर्टेंट है तभी तो ऐसा हो रहा है। तो जाहिर सी चीज़ है इसकी इम्पॉर्टेंस से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और लास्ट हम बात करें बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल, तो ये दोस्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है। आजकल ये ट्रेंड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो बायोजियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे, अगर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट इकोलॉजी इकोसिस्टम पे कैसे पड़ रहा है, ये सारी जो है जीवों में कैसे ये सारी चीज़ें परिवर्तन ला रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बायोजियोग्राफी में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा सोशल की हम बात करें, सामाजिक की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सेटलमेंट की हम बात करें, जैसे भारत में कि वास स्थान जिसको कहा जाए, तो किस जगह पे कैसा वास स्थान है, कैसे, तो जाहिर सी चीज़ है कहीं ना कहीं क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है कि कैसा सेटलमेंट हो वहाँ पे। तो ये सेटलमेंट हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है पॉपुलेशन की बात करेंगे, हम जनसंख्या की बात करेंगे। तो जनसंख्या की जाहिर सी चीज़ है, जैसे विश्व में अगर देखा जाए तो प्रथम पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। तो जनसंख्या का वितरण कैसा है, यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन का आप देखेंगे जो वितरण है वो असमान है। आप मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम है। तो क्या रीज़न है, क्यों लोग माइग्रेट किए, क्यों उत्तरी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है। यानी जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या के अलावा जनजातियों से क्वेश्चन आता है कि किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, किस प्रकार की जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इन सब से क्वेश्चन जो है आएगा। किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, ये सारे क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर बात करें जनसंख्या की, तो हम कंटिनेंट लेवल पे या कंट्री लेवल पे बात करेंगे, किसी कंट्री का कितना पॉपुलेशन है, किस में अमूमन जैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन से जो वर्ल्ड का क्वेश्चन है साधारणतः कंटिनेंट या पूछा जाता है उस किसी देश के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए पूछा जाता है, जो सिंपल होता है। जैसे क्रम पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से 4 ऐसे देश हैं जो जनसंख्या में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। तो आपको नॉलेज बस ये होना चाहिए कि जनसंख्या का क्या सीक्वेंस है, और जो जनजातियों से रिलेटेड है दोस्त, जैसे ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर देखा जाए तो अफ्रीका कंटिनेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका में जो आदिवासी हैं वो उनका क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा सिलेबस का एक आपका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। आर्थिक की हम बात करें, इकोनॉमिक लेवल पे हम चले जाएं तो आर्थिक भूगोल में सबसे इम्पॉर्टेंट आज के वक्त में देखेंगे कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से जो किसी भी कंट्री का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है
तो वो उसकी आर्थिक स्थिति है। तो इस आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि किसी देश में कितना इम्पैक्ट पड़ा। यानी अगर कोई कृषि प्रधान देश है तो उसने अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर लिया, लेकिन कोई देश अगर इंडस्ट्री बेस है तो वो देश नहीं संभल पाया, इसलिए कि वहाँ पर लॉकडाउन होने से इंडस्ट्री बंद हो गई, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से वहाँ के लोगों पे पड़ा। तो ये उसका उद्योग, यानी किसी भी कंट्री, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में किस क्षेत्र में इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, क्यों ज़्यादा हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं और इनका सेटलमेंट कैसा है। तो इंडिया के लेवल पे हम देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें तो अगर मैं कहूँ कि एक मुझे कोल इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री स्थापित करनी है तो हम कहाँ करेंगे? तो रेगिस्तान में तो करेंगे नहीं, हम वहाँ करेंगे जहाँ कोयला का क्षेत्र ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि जो संसाधन है, जो हमारी संसाधन है, जो प्राकृतिक है, उनका कैसा वितरण है भारत में या विश्व में। जैसे रूर क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में वैसा ही अगर क्षेत्र है जो कोयले का, तो हम उस पर अध्ययन करेंगे कि हाँ, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो बेल्ट है इसमें कोयला ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें दोस्तों, तो ट्रांसपोर्ट यातायात की हम बात करें तो आप जानते होंगे कि सड़क मार्ग होता है, वायु होता है, जल होता है, ये सब, और इनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में, कितने प्रकार, कितने जो मेजर पोर्ट्स हैं, कितने माइनर हैं। मेजर पोर्ट्स के बारे में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, किस राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निर्माण हो रहा है, बन रहा है। दूसरी चीज़, क्या भारत सरकार ने कोई नई परियोजना लाए हैं या कोई नई स्कीम है। जैसे आजकल आप देखेंगे तो बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, तो कोई पुल बन रहा है तो जाहिर सी चीज़ है वो पुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यातायात से वो क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा पुल, या विश्व में देखें तो विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है, और कौन सी सबसे बड़ी स्टेशन है, कौन सबसे ज़्यादा लंबी रेलवे ट्रैक है। और ये जो क्वेश्चन कॉमन है वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्वेश्चन वो सब हम पढ़ेंगे। लास्ट है जो व्यापार, इसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है फ़िलहाल। तो अगर हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार से तो हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। व्यापार में ये पूछ सकता है कि बताइए इंडिया किसके साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, किसी के साथ सर्वाधिक निर्यात होती है, आयात हुई है, किसी पे अगर प्रतिबंध लगाए तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हाल फिलहाल में इन्होंने इंडोनेशिया पर लगा दिया कि पाम ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा इंडिया। तो ये बैन जो होते हैं, तो सवाल यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनता है कि सवाल ये है कि ये बताइए कि जैसे अभी इस साल पूछा गया, किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, पूछा गया था कि भारत सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ का आयातक है, यानी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आयात करता है इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो वो बात की बात है, हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो ये सिलेबस का खाका है जो मैंने स्टार्ट किया। सवाल ये कि किसको पढ़ें, तो देखिए दोस्त, पढ़ना सब है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट से। मैं आपको कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, रटने वाली नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर पढ़ रहे हैं मुझसे तो ये माइंडसेट कर लीजिए कि आपको लिखना कम है, समझना ज़्यादा है, और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना है। आपसे जो क्वेश्चन हो आप बिल्कुल पूछिए मुझसे, कोई शिकायत है बिल्कुल मुझसे कहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट करिए, हमारे इस चैनल पे लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट हम करते हैं, और वो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, और नोट्स के लिए दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर नोट्स चाहिए, और जो नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा दोस्त कि नोट्स तब काम आएगा जब आप अपने हाथों से खुद उसको बनाएंगे। मैं पोथी दे दूँ आपको नोट्स का, और उसको आप रख लें और खूब उसको तकिया बना के उसके नीचे सोए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो हैं खुद से नोट्स बनाइए, खुद से पढ़िए। आपको कोई डाउट है पूछिए हमसे, बिल्कुल बताएंगे आपको, एक एक चीज़ बताया जाएगा आपको यहाँ पे। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, आप कोई छूटे ना। तो इसीलिए दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो चूँकि सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती हैं, कुछ चीज़ें क्वेश्चन करो तो उसमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड
जियोग्राफी। तो दोस्तों जो हमारा जियोग्राफी का पहला पॉइंट है या पहला टॉपिक होगा वो होगा विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आता भी है, जिसमें हम सबसे पहला पोर्शन जो हम उठाएंगे वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान हम पढ़ेंगे। और इससे क्वेश्चन जो आते हैं उसको पढ़ने के बाद देखेंगे आप, जो क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी आपको देंगे। और तो भू आकृति विज्ञान, और कभी एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि भूगोल के जनक कौन है। वैसे भूगोल का इतिहास आपको नहीं जानना है, हिस्ट्री अब ज्योग्राफी पीएचडी वालों के लिए होता है, आपके लिए बिल्कुल नहीं है, नहीं पढ़ना है। बस एक बार क्वेश्चन पूछा था तो उसके इतिहास को बस बता रहा हूँ। तो भूगोल का जो जनक माना जाता है जिनको, वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। तो इरेटोस्थनीज से जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया, ज्योग्राफी शब्द दिया। तो इन्होंने किया क्या, तो वर्ल्ड मैप बनाया, तो इन्होंने विश्व का नक्शा बनाया। तो दोस्तों इन्होंने नक्शा बनाने के लिए कुछ स्केल का यूज़ किया होगा, तो उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने वर्ल्ड मैप दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया, भूगोल का शब्द का जनक माना जाता है। तो इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। इसके बाद इसके पहले बहुत सारी कहानियाँ हैं, कापरनिकस कभी आते हैं, कभी कोई आता है, तो ये नहीं जानना है, बस एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका सिंपली आंसर है कि इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में जो सबसे पहला हम जानेंगे कि सवाल ये है एक मेरा आपसे कि जो भू यानी भू का मतलब आप जानते होंगे पृथ्वी, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और भू, ये भू का मतलब होता है पृथ्वी। तो यानी ये हम पढ़ेंगे क्या कि पृथ्वी की आकृति, मॉर्फोलॉजी यानी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, जो उसकी आकृति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि आकृति बनी है तो कैसे बनी है, यानी बनने की हम प्रक्रियाओं को देखेंगे, समझेंगे, और धीरे धीरे यानी हम पुरातन यानी इस ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर वर्तमान की पृथ्वी तक का एक जो टाइम लैग है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि आज की पृथ्वी की जो आकृति है, जो बनी है, वो कहाँ से बनी है। तो सबसे पहले इसलिए इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये ब्रह्मांड क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आप जानते होंगे अगर कि नोट्स की सबसे दिक्कत जो होती है वो आधे लोग का दिमाग नोट्स पे रहता है कि सर नोट्स पीडीएफ ये। तो दोस्तों आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आप खुद नोट्स बनाइए, वो बेस्ट नोट्स है। साथ में हम लिखते रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उसको पास करके देख सकते हैं और उसको नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। कोशिश मेरी रहेगी, अगर मैं कर पाया तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप खुद से नोट्स बनाइए या किसी भी बुक का रेफरेंस लेकर नोट्स बनाइए। यहाँ आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, किताब नहीं छापना है। तो इसलिए टेस्ट पेपर होगा, जो क्वेश्चन होगा इसको देखने के बाद उसको लगाइए सीधे। उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आप जो है, हाँ दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और शेयर, ये आपका प्यार जो है मिलना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, बंटना चाहिए। कहा जाता है प्यार जितना बांटो बढ़ता है, उसी तरीके से लाइक और शेयर जितना बांटेंगे उतना प्यार हमें मिलेगा और हमें खुशी होगी आपकी तरफ से। तो इस विश्व के भूगोल में हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्स अभी आपको स्क्रीन पे यूनिवर्स का एक देखने को मिल रहा होगा कि जो मॉडल आप देख रहे हैं, बेसिकली ये मॉडल किसने दिया था। तो बात करेंगे कि ब्रह्मांड है क्या, तो बस इतना जान लीजिए, दुनिया में जो है, जो आपको दिखता है नहीं दिखता है, ये तारे, ग्रह, उपग्रह, ये जो भी सूरज हो गया, जो भी चीज़ें, ये ब्रह्मांड है। तो यूनिवर्स के निर्माण से संबंधित बहुत सारे डिबेट्स हैं और आपको डिबेट नहीं पढ़ना है, आपको IAS PCS एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको वनडे एग्ज़ाम देना है। तो सिंपल सा जो फैक्ट होता है, यानी जिसमें कोई डाउट ना हो, कोर्ट कचहरी में कोई क्वेश्चन ना जाए, वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और आसान सा जवाब देना होता है। तो ब्रह्मांड के निर्माण से जो बहुत सारे इसके पीछे हैं
लेकिन जो एक कह लीजिए कि जिसका थियरी जो है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने माना है, वो है एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर। तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने एक सिद्धांत दिया होगा जो बहुत फेमस है और आप जानते भी होंगे। उन्होंने दिया था बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, महाविस्फोट सिद्धांत। तो बिग बैंग थियरी है क्या दोस्तों? तो इसमें पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि है क्या, और इसी के बेस पे इन्होंने सिद्धांत दिया। मैं कहूँ एक गुब्बारा लीजिए छोटा सा, जिस पे बहुत सारे डॉट्स बने हों, हैप्पी बर्थडे लिखा हो, जो भी लिखा हो। उसकी साइज़ बहुत छोटी होगी जब, तो उसमें जो वर्ड होंगे, जो डॉट्स होंगे, जो भी उस पर चित्र बना होगा वो बहुत छोटा होगा आकार में। अब उसमें क्या करिए, हवा को भरिए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे उसमें हवा भरेगी उसकी बीच की दूरियां बढ़ेंगी और उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि गुब्बारा बड़ा जैसे जैसे फूलता जाएगा दूरियां होंगी। मैं कहा रुक जाइए, आप वहाँ मत जाइए। अब क्या करिए, अचानक से एक पिन लगाइए उसमें। क्या होगा कि वो गुब्बारा वापस बहुत तेज़ी के साथ अपने शेप में चला जाएगा और सारी चीज़ें वापस उसी शेप में आ जाएंगी। तो यही आपका ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। इसी पर समझने के लिए मैंने बताया आपको बिग बैंग थियरी उसको कहा। इन्होंने कहा कि यार ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मत दिया कि यार ये ब्रह्मांड जो है बढ़ रहा है, निरंतर इसका विस्तार हो रहा है। इसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो देखा गया कि इसका विस्तार निरंतर होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ये बढ़ रहा है तो किसी टाइम पे इससे कम भी तो होगा। यानी टाइम स्केल में हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे इसका ब्रह्मांड का आकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड का अगर फैलाव ऐसा है, ठीक, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड क्या है, निरंतर विस्तार हो रहा है इसका। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मंदाकिनी कहते हैं, जो चारों तरफ घूम रही हैं। तारे होंगे, सूरज होंगे, बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जो मंदाकिनियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई मंदाकिनी है। हमने कहा ठीक है। आप कह सकते हैं बहुत सारे सूर्य या तारे हैं, हम कहे चलिए ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब टाइम स्केल पे जब हम पीछे जाते हैं तो उन्होंने कहा कि लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व, 13.6, मान लीजिए ये सब डेटा आपसे क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, 13 अरब वर्ष समझने के लिए अरब वर्ष पूर्व। तो इन्होंने कहा कि लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व, 13.6 या 14 अरब वर्ष पूर्व, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का सब कुछ जितना भी आप देखते हैं ये एक बिंदु पर निहित था। यानी टाइम में जैसे जैसे पीछे जाएंगे सारी चीज़ें सिकुड़ती गईं और सब जगह एक जगह जाके इकट्ठा हो गया, ठीक है। इसी को हमने कहा सिंगुलैरिटी, ठीक है दोस्तों। तो इसको इन्होंने कहा कि भाई ये जो है सिंगुलैरिटी है, एक जगह आके स्थिर हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे थे कि जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो मॉडल दिया था कि बिग बैंग थियरी 14 अरब वर्ष पूर्व, तो जितनी भी ब्रह्मांड की खगोलीय पिंड हैं, ये जो आप देखते हैं, ये सब एक बिंदु एक पॉइंट पे जाके सेंट्रलाइज था, एक जगह निहित था। तो मैं कहूँ अगर जितने भी तारे हैं, सूरज है, चाँद है, ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जानते हैं आप लोग, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कितना इनका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो सोचिए कि जितनी भी खगोलीय पिंड है, अगर इन सब का द्रव्यमान एक जगह एक पॉइंट पे आ जाए, एक निहित हो जाए, एक जगह आके स्थिर हो जाए, तो उस जगह का द्रव्यमान कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं घनत्व। तो घनत्व जो है, जो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व। तो उन्होंने कहा कि इसका जो घनत्व था वो इनफाइनाइट था, यानी अनंत था। और इसका चूँकि ये सिकुड़ रहा है, यानी इसकी आयतन कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका आयतन जो है वो सूक्ष्म था, ठीक है। आयतन को उन्होंने कहा कि सूक्ष्म था। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको डेंसिटी कहते हैं,
और इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। तो उन्होंने बताया कि बिग बैंग थियरी में कि ब्रह्मांड लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के समस्त खगोलीय पिंड एक केंद्र पर निहित थे, जिसका घनत्व अनंत तथा आयतन सूक्ष्म था। तो इसमें विस्फोट के कारण पूरी इस ब्रह्मांड की संरचना हुई। इसी विस्फोट का उन्होंने नाम दिया महाविस्फोट या बिग बैंग उन्होंने नाम दिया। तो बिग बैंग नाम दिया उन्होंने, तो इसी थियरी का नाम है बिग बैंग थियरी कि इस ब्रह्मांड का निर्माण एक जो हुआ है वो एक पिंड से हुआ है और उसी पिंड से ब्रह्मांड के समस्त जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका निर्माण हुआ। तो ये तो है ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित। तो अब जब ये विस्फोट हुआ तो निर्माण किसका होने लगा? तो बहुत सारे मंदाकिनियों का निर्माण हुआ, मंदाकिनियों से तारों का, आकाशगंगाओं का निर्माण, और यानी ये प्रक्रिया आज भी चलती जा रही है। तो अब ये तो बस बेसिक था तो इसलिए बताया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा सौर मंडल की हम बात करेंगे, सीधे डायरेक्ट मुद्दे पर आएंगे, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम ज़रूर मिलेंगे आपसे इसी तरीके से। अभी ये बेसिक है, अभी मैं आपका एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक माइंडसेट कर रहा हूँ कि क्या हुआ है और हमको चलना है कहाँ तक, पृथ्वी पर आना है। चूँकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत डिटेल में जाएंगे बहुत तो फिर रायता बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और उससे आपको भी दिक्कत होगी और हमें भी पढ़ाने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों कुछ चीज़ों को हम समझना है, जहाँ हम उस पर फोकस करेंगे, जहाँ रटना है उसको थोड़ा कम करेंगे। तो धन्यवाद।